प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने शानदार के प्रवेश के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार के कॉन्सेप्ट किए। आज अब तक जो शानदार के प्रवेश के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, उसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, विविध क्वेश्चन, उसको लेने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपके लिखे बोर्ड पर मैं उसका एक एक उत्तर आपको समझा रहा हूँ, उसको अच्छे से याद करें। बहुत ही आपको अच्छा ये पाठ तैयार आपका हो सकता है। क्वेश्चन आपका है, नए साझेदार के प्रवेश पर उसे कितने अधिकार प्राप्त होते हैं, कौन कौन से। याद रखें, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा उसको 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 1 भावी लाभों में अधिकार, नंबर 2 भावी संपत्तियों में अधिकार। 2 अधिकार, ये आंसर इसका 2 अधिकार। नंबर 1 भावी लाभों में हिस्सा, नंबर 2 भावी संपत्तियों में हिस्सा। भावी संपत्तियों में हिस्सा। याद रखें, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उसको 2 अधिकार प्राप्त होंगे। नंबर 1 भावी लाभों में हिस्सा और भावी संपत्ति में हिस्सा। क्वेश्चन 2, लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार क्या लाता है। लाभों से बोला भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार क्या लाता है। याद रखें, जो राशि लाता है उसको बोलते हैं गुडविल। लाभों में हिस्सा पाने के लिए उसको लाना पड़ेगा ख्याति का मूल्य। ख्याति का मूल्य, ख्याति का मूल्य। इसका ये अर्थ होता है, जब नया साझी फर्म में प्रवेश करेगा उसको जो लाभों में हिस्सा प्राप्त होगा, पुराने साझेदार में से कोई त्याग करेगा, उसका प्रतिफल उनको चुकाना पड़ेगा, उसका मूल्य। उसके लिए जो मूल्य लाता है उसको ख्याति का मूल्य या प्रीमियम ऑफ गुड वैल्यू और प्रीमियम ऑफ गुडविल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए नए साझेदार द्वारा लाई गई राशि क्या कहलाती है। पहला जो क्वेश्चन था उसको 2 अधिकार। इन 2 अधिकारों के लिए उसको जो राशि लानी पड़ती है, मूल्य देना पड़ता है, उस संदर्भ में तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो है, नया साझी जब वो संपत्ति में अधिकार प्राप्त करना चाहता है उसके लिए जो उसके द्वारा जो राशि लाई जाती है उसको बोलते हैं पूंजी, कैपिटल। पूंजी, कैपिटल। अगला क्वेश्चन, अविदित लाभ क्या होते हैं। 2 उदाहरण दीजिए। इसका आपको इस तरह से समझाया था, थोड़ा हिस्सा बाकी भी है जो मैं आपके कल लूंगा इस संदर्भ में। अविदित लाभ का अर्थ होता है पिछले वर्षों के लाभों में कुछ हिस्सा साझेदारों ने संचित कर रखा है। जब नया साझी प्रवेश करेगा उस समय उस अविदित लाभों पे केवल पुराने साझी का अधिकार होगा। याद रखें, अविदित लाभ होते क्या है। पुराने लाभों का कुछ संचित भाग जिस पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। अब आपको उदाहरण पूछे, बहुत सारे उदाहरण है। सामान्य संचय, जनरल रिजर्व। सामान्य संचय, लाभ हानि खाते का सीआर शेष लाभ। ये 2 उदाहरण आपको दिए। अविदित लाभ, संचय रिजर्व। हानियां, कृत्रिम संपत्तियों को चिट्ठे में कैसे दिखाते हैं। याद रखें, इसमें 2 खंड है इस प्रश्न में, अविदित लाभ और संचय। ये जो आपको हिस्सा दिया है इसको आप दिखाएंगे लायबिलिटीज में, दायित्व पक्ष में, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में। दायित्व पक्ष, ये बैलेंस शीट 2 पक्ष आप जानते हैं। और जो हानियां और कृत्रिम संपत्तियां हैं, यानी लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स, उसको आप दिखाएंगे एसेट्स के अंदर, संपत्ति पक्ष में। संपत्ति
पक्ष में, संपत्ति पक्ष में। अगला क्वेश्चन, अविद्युत लाभों संचयों का निपटारा नए साधन के प्रयोग से समय किस प्रकार करेंगे। हालांकि इसका उत्तर मैंने आपको थोड़ा समझाया है इसके अंदर क्वेश्चन 4 में। यहां बोला जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और जो रिजर्व है, रिजर्व सरप्लस, उसका डिस्पोजल नए साधन के एंटर या प्रयोग से समय आप कैसे करेंगे। याद रखें, इन लाभों पर अधिकार चाहनियां, इनके अधिकारों का हमेशा पुराने साझियों का इस तरीके से पुराने साझेदारों को, पुराने साझेदारों को उनके पुराने लाभ हानि अनुपात से उनके पूंजी खातों ऑब्लिक चालू खातों जैसी स्थिति हो, करंट अकाउंट, चालू खातों को क्रेडिट करेंगे, जमा करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री करेंगे आप, रिजर्व अकाउंट दिया, जो भी रिजर्व है, ऑब्लिक प्रॉफिट अकाउंट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई ऑल प्रॉफिट रेशियो। याद रखें, त्याग अनुपात और सैक्रिफाइस रेशियो का सूत्र दीजिए। पहली बात तो त्याग अनुपात, सैक्रिफाइस रेशियो। याद रखें, जब नया साझेदार पढ़ने प्रवेश करता है या साझेदार वही विद्यमान है, वही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं माना कि उस समय उनके लाभों में जो चेंजेस होता है, यदि किसी साझेदार का पहले से हिस्सा घट जाता है लाभों में, उसको सैक्रिफाइस कहते हैं। तो त्याग अनुपात का सूत्र है त्याग अनुपात बराबर पुराना हिस्सा माइनस नया हिस्सा। याद रखें, इसको आप कह सकते हैं ऑल प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो। जो डिफरेंस आएगा वो त्याग अनुपात या सैक्रिफाइस रेशियो कहलाता है। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किसे कहते हैं, पुनर्गठन के उदाहरण दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। साझेदारी, इसका समझने पहले, साझेदारी फर्म के विद्यमान साझेदारों के अधिकारों में यदि परिवर्तन हो जाए तब उसको आप कहेंगे साझेदारी का पुनर्गठन। कहने का अर्थ है वर्तमान साझेदारी फर्म के साझेदारों के समझौते में किसी प्रकार का चेंजेस आ जाए, परिवर्तन आ जाए, उसको कहेंगे फर्म का पुनर्गठन। जब विद्यमान साझेदारों के समझौते में परिवर्तन, क्या लिखा है, जब विद्यमान साझेदारों के समझौते में परिवर्तन हो, फर्म का पुनर्गठन करता है। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। अब इसके उदाहरण पूछे आपको, 4-5 उदाहरण करके आपको समझा था। याद रखें, जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा, यानी विद्यमान जो एग्रीमेंट है, ठहराव है, समझौता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए तब ये पुनर्गठन की स्थिति होती है। इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, नए उदाहरण है, नए साझेदार का प्रवेश, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट होना आपका पढ़ाएगा, सेवानिवृत्ति, डेथ, मृत्यु, ये अपने पाठ में आया था, मृत्यु, अनुपातों में परिवर्तन, अनुपात से मतलब लाभानी, अनुपातों में परिवर्तन, ये आपके मुख्य उदाहरण है। याद रखें,
साझेदारी के पुनर्गठन के अंतर्गत जो वर्तमान एग्रीमेंट है उसमें चेंजेस होना, और क्या इसके उदाहरण सकते हैं नए साझेदार का प्रवेश है, और किस साझेदार की का रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति है, डेथ मृत्यु, और रेशियो में चेंजेस यानी प्रॉफिट और लॉस जो पहले से अनुपात चल रहा है उसमें बदलाव होना। अगला क्वेश्चन, नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों का पुनर्निर्धारण करके उसके प्रभाव को दिखाने के लिए कौन सा अकाउंट खोला जाता है। याद रखें, जब नया साझी प्रवेश करेगा उस समय संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन होता है और दायित्व का रीअसेसमेंट होता है, और उस समय जो इन दोनों का संपत्ति और दायित्व का बढ़ना घटना उसका डिफेक्ट होता है, उसके लिए अकाउंट खोला जाता है। उस अकाउंट को कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। अगला क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाता की प्रकृति क्या होती है तथा उसके लाभ या हानि को किन साझेदारों में किस अनुपात से वितरित किया जाता है। इसको क्वेश्चन में 3 भाग है। नंबर 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रकृति का नेचर क्या है, किस जाति का खाता है। नाम मात्र क्लास में पढ़ा होगा, उसमें व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, लाभ हानि। तो याद रखें, पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो नेचर है, प्रकृति है, जाति है, वो है नाम मात्र अर्थात लाभ हानि। नाम मात्र खाता है, नाम मात्र खाता, ये पहले भाग का होता है। फिर बोला है तथा इसके लाभ या हानि को किन साझेदारों में वितरित किया जाता है। पुराने साझेदारों में, पुराने साझेदारों में, पुराने साझेदारों में। फिर बोला इसमें किस अनुपात से, उनके पुराने लाभ अनुपात से, उनके मतलब पुराने साझेदार, उनके पुराने लाभ हानि अनुपात से, पुराने लाभ हानि अनुपात से जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का परिणाम या तो लाभ आएगा, हानि आएगी, पुराने लाभ अनुपात से वितरण किया जाता है, वितरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नए साझेदार के प्रवेश पर यदि स्टॉक का मूल्य बढ़ता है तब क्या गणना प्रश्नों के आधार पर स्टॉक आपकी एसेट है। यदि मूल्य आपका बढ़ता है तो याद रखें संपत्ति का शेष हमेशा डीआर होता है, मूल्य बढ़ेगा तो एसेट को फिर डीआर करना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको सीआर करना लाभ होता है। स्टॉक अकाउंट डीआर एंड बनेगी स्टॉक अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन क्वेश्चन 12, ऐसी संपत्ति जो फर्म की रेखा पुस्तक में दर्ज नहीं है जबकि नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति को पुस्तकों में डालने की क्या प्रक्रिया होगी। इसका मतलब ऐसे एसेट जो अनरिकॉर्डेड है, यानी कभी परचेज की थी लेकिन उसको रेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया, उसको अकाउंटिंग में मेंटेन नहीं किया है। अब मान लो नया साझेदार प्रवेश करता है, उस समय ध्यान में आता है कि एसेट नहीं पड़ी है, इसको दर्ज नहीं किया है, अनरिकॉर्डेड है। तो याद रखें एसेट को डेबिट कार्ड आप जानते हैं, एसेट का शेष डीआर होता है, संपत्ति पहले से मौजूद है। एसेट अकाउंट डीआर, एसेट अकाउंट डीआर पर्टिकुलर जो नाम होगा वो डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन लाभ हो जाएगा, संपत्ति बढ़ जाएगी। ऐसा दायित्व जो फर्म की रेखा पुस्तकों में या फर्म की पुस्तकों में दर्ज नहीं है, नए साझी के प्रवेश के समय क्या जड़ प्रस्तुत करेंगे। इसका यह आशय होता है कोई लायबिलिटी और उसको रेखा पुस्तक में दर्ज नहीं कर रखी है, नया साझेदार परिष्कृत करता है, तब उन साझेदारों को ध्यान में आता है कोई लायबिलिटीज है, उसको दर्ज नहीं की है। अब दर्ज करने पर आप क्या घोषित करेंगे। याद रखें दायित्व लायबिलिटीज का शेष सीआर होता है, कर्जा बढ़ रहा है, दायित्व बढ़ रहा है, हानि होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू सन्ड्री लायबिलिटीज, टू सन्ड्री, जो भी दायित्व का नाम होगा पर्टिकुलर उसका नाम आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन में पर्टिकुलर नाम नहीं रखा है, याद करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू सन्ड्री लायबिलिटीज। ये ऐसे बढ़ रहा है, पिछले क्वेश्चन में डेबिट किया हमने और यहाँ दायित्व बढ़ रहा है, सीआर किया है। अगला क्वेश्चन, यदि नए साझेदार के प्रवेश पर दायित्व के पुनर्निर्धारण के अंतर्गत लेनदारों में कमी हो जाए तब क्या प्रस्तुत करेंगे। याद रखें क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटीज है
और पहले से बैलेंस शीट के दायित्व में लेनदार दे रखे हैं, लेकिन उसमें से कुछ लेनदार अब भविष्य में उनको नहीं चुकाना है, वो आपको माफ कर रहे हैं, नहीं चुकाना है, तब हम क्या प्रश्न करेंगे, याद रखें दायित्व बढ़ेगा, दायित्व बढ़ने से आपका लाभ हो जाएगा। प्रश्न की क्रेडिटर्स अकाउंट दिया टू रिवोल्यूशन, टू रिवोल्यूशन अकाउंट। आप जानते हैं दायित्व किससे शेयर होता है, या दायित्व में कमी आ रही है तो दायित्व बढ़ जाएंगे, दैट्स अकाउंट या टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अगला प्रश्न, अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं, ज्ञात करने का सूत्र दीजिए। वापस समझे, अधिलाभ का अर्थ होता है एक फर्म सामान्य लाभों से अधिक लाभ कमाती है, उसको अधिलाभ कहते हैं। एक फर्म या आपका आंसर, एक फर्म सामान्य लाभों से अधिक लाभ कमाना अधिलाभ कहलाता है, अधिलाभ कहलाता है। और उसके बाद सूत्र पूछा है, मैं जगह में लिख रहा हूं, इसका जो सूत्र अधिलाभ का, इस अधिलाभ का सूत्र, अधिलाभ बराबर औसत लाभ में वास्तविक औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ या औसत लाभ या शुद्ध लाभ माइनस सामान्य लाभ, सामान्य पड़ता है या सामान्य लाभ। याद रखें, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ या औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, यह आपका अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट का सूत्र है। अगला प्रश्न, एक फर्म अधिलाभों के पूंजीकरण विधि से ख्याति ज्ञात करने का सूत्र दीजिए। अब आपको ये पूछा है कि सुपर प्रॉफिट अधिलाभों को कैपिटलाइजेशन करके वरिष्ठ गुणन आप कैसे करते हैं। याद रखें, ख्याति का मूल्य, ख्याति का मूल्य अधिलाभों की, अधिलाभों के पूंजीकरण द्वारा या पूंजीकरण विधि से, इसका सूत्र अधिलाभ, ये अधिलाभ बटे सामान्य प्रत्यय की दर, सामान्य प्रत्यय का मतलब लाभ, सामान्य प्रत्यय की दर इनटू 100 सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये आपका ये अधिलाभों के आधार पर ख्याति की वरिष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है। क्वेश्चन 17, ख्याति कितने प्रकार की होती है, नाम दीजिए। दो प्रकार, ये आंसर आपका याद रखें, ख्याति दो प्रकार की होती है। नंबर 1 तरह की ख्याति, नंबर 2 सवर्जित ख्याति। दो प्रकार, नंबर 1 क्रय की गई ख्याति, नंबर 2 सवर्जित ख्याति, सब अर्जित ख्याति। याद रखें, ख्याति की प्रकृति का अलग प्रश्न होता है, ख्याति के प्रकार का अलग प्रश्न है। ख्याति के सब दो प्रकार है, 25 की ख्याति और सेकंड आपका है जो सेल्फ ओरिएंटेड जो गुडविल है या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, अच्छे यश और अच्छे व्यवहार, अच्छी प्रतिष्ठा जब बनती है तब सब अर्जित ख्याति का निर्माण होता है। याद रखें, तरह की ख्याति का लेखा होता है अकाउंट 10 और उसके बाद 26 और 35 के तहत, लेकिन सब अर्जित ख्याति का उसको में कोई लेखा नहीं किया जाता। ये हमने कल पढ़ी थी, फिर आगे और पढ़ेंगे। क्वेश्चन 18, ख्याति की प्रकृति कितने प्रकार की होती है, नाम लीजिए एवं सर्वाधिक मूल्य वाली ख्याति की प्रकृति का नाम लीजिए। अभी आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था टाइप्स ऑफ गुडविल, अब यहाँ आपको है देखा है नेचर ऑफ गुडविल, यानी ख्याति की जो प्रकृति है 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार। नंबर 1 संस्थागत ख्याति, संस्थागत ख्याति, इसका नाम है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के
स्वभाव की ख्याति। नंबर 2, व्यक्तिगत ख्याति। व्यक्तिगत ख्याति। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। और तीसरा जो आपका प्रकृति है वो है आपकी आकस्मिक प्रकृति की ख्याति, अर्थात चूहे के स्वभाव की। अब इसके अंदर सेकंड जो भाग दिया है, सर्वाधिक मूल्य वाली ख्याति कौन सी होती है? याद रखें, बिल्ली के स्वभाव की। मैं यहां लिखता हूं, जगह नहीं है। इसमें सर्वाधिक मूल्य वाली ख्याति होती है बिल्ली के स्वभाव, संस्थापित ख्याति बिल्ली के स्वभाव। इसके साथ ये भी समझना, सबसे कम मूल्य होता है चूहे के स्वभाव की। अगला क्वेश्चन, फर्म की रेखा वस्तु में ख्याति खाता कब खुलता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको दिया 10, 26 और 38 13 इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड है और बाकी 10 और 26 अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है। और याद रखें, जो गुडविल का लेखा तभी होता है जब आप उसको परचेस करके उसका क्रय प्रतिफल आप चुकाते हैं। तो फर्म की रेखा वस्तु में ख्याति कब होता है? जब ख्याति क्रय की जाए, ख्याति क्रय की जाए, जिसके लिए प्रतिफल चुकाना पड़ता है। प्रतिफल को मतलब क्रय मूल्य, प्रतिफल चुकाया जाता है, प्रतिफल चुकाया जाता है, उसका आपको लेखा करना है। अगला क्वेश्चन, फर्म की वस्तुओं में ख्याति खाता ख्याति खाता खुला हुआ अर्थात विद्यमान है, कैसे बताएंगे? इसका अर्थ होता है जब नया साथी फर्म में प्रवेश करता है, उससे पूर्व जो फर्म की बैलेंस शीट है, जो फर्म इसकी बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट के एसेट में गुड लाभ को देती है। याद रखें, जो नया साथी प्रवेश करेगा उस गुड को राइट अप करोगे, अपडेट करोगे, ख्याति खाता बंद करोगे। इसके लिए पुराने, इसका अनुसार पुराने साझेदारों को उनके पूंजी खातों को ख्याति स्थानांतरित करेंगे। एंड आप करेंगे, याद रखें 3 बातें, पुराने साथी, पुरानी ख्याति, पुराने पास। या जगह में यहाँ थोड़ा सा ये लिखता हूं, यहां आप करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, यहां लिखता हूं, जगह रोशनी यहां लिखता हूं, या करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल को शेयर करने से ख्याति खाता क्लोज होने का बंद हो जाएगा। याद रखें, ऑल रेशियो, ऑल पार्टनर्स एंड ऑल रेशियो, पुराने ख्याति को पुराने लाभ अनुपात से पुराने साथियों को राइट अप करें। क्वेश्चन 20 का आपका उत्तर है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ में नहीं लाता है तो फर्म की रेखा पुस्तकों में क्या प्रवृत्ति होगी? यह देखिए, नया जो पार्टनर है वो फर्म में आ रहा है और अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ में नहीं लाता है, तब क्या प्रवृत्ति होगी? याद रखें, जब नया साथी अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ में नहीं लाता है तो करंट अकाउंट के द्वारा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, नए साझेदार के चालू खाते को डेबिट करना पड़ेगा। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया, इसकी पूंजी प्रभावित नहीं होगी। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन जो पुराने साथी हैं उनके पूंजी खाते में एडजस्टमेंट आपको करना है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
किस ख्याति का लेखा उसमें लेखा किया जाता है। आपने पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, 2 प्रकार की ख्याति होती है। नंबर 1 क्रय की ख्याति, नंबर 2 सब अर्जित ख्याति। याद रखें किस ख्याति का लेखा उसमें लेखा होता है, इसका यह आशय है प्रत्यक्ष रूप से गुडविल को डेबिट कब किया जाएगा, ये मेन बात है। जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं या ख्याति को परचेज करते हैं, उसके जो मूल्य चुकाते हैं उस समय उसका लेखा पुस्तक में डायरेक्ट गुडविल को एसेट में दिखाना पड़ेगा। यह प्रश्न है किस ख्याति का लेखा पुस्तक लेखा किया जाता है, क्रय की ख्याति का। इसका जो आंसर है क्रय की गई ख्याति का, क्रय की गई ख्याति। अगला क्वेश्चन, किस ख्याति का लेखा पुस्तकों में पूंजी खातों को भी चालू खातों के माध्यम से लेखा किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा कंट्रोवर्सी लगेगा, लेकिन याद रखें जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है अर्थात नए साझेदार का प्रवेश हो या लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो या रिटायर्ड या डेथ कोई भी स्थिति बनती है, याद रखें उसमें आपको लेखा तो करना पड़ेगा। गुडविल को टीएस या न करके डायरेक्ट गुडविल को कहीं नाम न लिखेंगे, पार्टनर्स करंट करने का उनके माध्यम से सारा लेखा होगा। तो किस ख्याति का लेखा पुस्तक पूंजी खातों में चालू खातों माध्यम से लेखा होता है, सब अर्जित ख्याति, सब अर्जित ख्याति, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसका लेखा हमेशा है पूंजी खाते या चालू खाते के माध्यम से किया जाता है। ख्याति के लेखांकन में कौन कौन से लेखा मानकों को अपनाया जाता है। आगे आप यदि कोई ये जो सीए करते हैं बच्चे, तो उनके सीए क्लासेस के अंदर चार्टर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर लेखा मानकों का बड़ा रोल है। दोनों पीसीसी और फाइनल एग्जाम के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका बड़ा महत्व है। कहीं 20-20 नंबर 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आपके भी इसमें मामूली सी इसमें आपको केवल उसके नंबर दे रखे हैं AS 10, AS 26 और इंडियन जो AS है वो 38। इसके अंदर आएगा लेखा मानक यानी AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखा मानक 10/26 ये 2 अंतरराष्ट्रीय हैं और उसके बाद में 38 जो कि इंडियन AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इन तीनों लेखा मानकों का प्रयोग किया जाता है, लेखा मानक 10, लेखा मानक 26, लेखा मानक 38। नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का समायोजन एवं नए साझेदार के हिस्से की ख्याति का वितरण किस अनुपात से किया जाता है। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसके 2 हिस्से हैं। अब 2 हिस्से में ये तो आप जानते हैं नए साथी के हिस्से की ख्याति का वितरण किसके पास से करेंगे, त्याग अनुपात से। और यहाँ पर है नए साथी के प्रवेश पर ख्याति का समायोजन, हालांकि नया भी है। कई बार क्या होता है पुराने साझेदार में से किसी साझेदार के लाभ का हिस्सा बढ़ जाता है, गेन करता है, तब आपको किस अनुपात से करना पड़ेगा, त्याग अनुपात से, त्याग अनुपात से, सैक्रिफाइस रेशियो से। अगला क्वेश्चन, नए साझेदार के प्रवेश के समय कौन कौन सी समस्याएं आती है। नंबर 1 नए लाभ हानि अनुपातों की गणना, नंबर 2 त्याग अनुपात की गणना, नंबर 3 संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन या निर्धारण की समस्या, नंबर 4 ख्याति का लेखांकन, ख्याति का लेखा या लेखांकन, नंबर 5 पूंजी का समायोजन, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट अवितरित संचयों
लाभों का वितरण, लाभों का बंटवारा या वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। फिर यदि पिछले वर्षों के लाभों में निरंतर घटने ऑब्लिक बढ़ने की नेचर ऑफ प्रवृत्ति हो, ट्रेंड हो, तो कौन सी औसत लाभ विधि का प्रयोग करते हुए ख्याति का मूल्य तय करेंगे, ख्याति का निर्धारण करेंगे। यह आएगा भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि द्वारा आप ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसा, ख्याति के लेखांकन की तीन प्रस्तुति का नाम बताइए। 7 प्रस्तुति आपको सुनाई है, 7 सबको आना चाहिए। नंबर 1, नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति, अपने हिस्से की ख्याति नकद में लाने पर, नकद में लाने पर। नंबर 2, नकद में न लाने पर, सेम लाइन है, नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति को नकद में नहीं लाने पर, नंबर 3, ख्याति का हिस्सा नए साझेदार द्वारा आंशिक नकद में लाने पर। सात स्थिति आपको समझा चुका हूं, इसलिए आपको 3 स्थिति आपको समझाई है। ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के नाम बताइए। 5 मेथड इसके हैं। नंबर 1, वर्षों की क्रय विधि, इसके 2 आधार है। नंबर 1, औसत आधार, इसमें वर्षों की क्रय विधि, इसके अंतर्गत आएगा औसत आधार। औसत आधार के अंतर्गत क्या है? नंबर 1, सरल औसत आधार, सरल औसत विधि। नंबर 2, इसी का भारित औसत विधि। ये आपका पहला आधार होगा, ए कर देता हूं। और इसी का बी, अधिलाभ आधार। ये पहले विधि टुकड़े हैं। इसके अंदर भी 2 है। नंबर 1, अधिलाभों का पूंजीकरण, और नंबर 2, औसत लाभों का पूंजीकरण। औसत लाभों का पूंजीकरण। नंबर 3, गुप्त ख्याति, हिडन गुडविल। नंबर 4, क्रय प्रतिफल विधि, क्रय प्रतिफल विधि। और नंबर 5 आपको आगे सुनाएंगे वार्षिक विधि, अधिलाभों की वार्षिक विधि। अधिलाभों की वार्षिकी विधि, एनुअल मेथड, वार्षिक विधि। लास्ट क्वेश्चन, ख्याति मूल्यांकन में लाभों की गणना में कौन से एडजस्टमेंट किए जाते हैं? याद रखें। नंबर 1, असामान्य लाभ ऑब्लिक आय को संबंधित वर्ष में लाभों से घटाएंगे। सेकंड, असामान्य हानियों, व्ययों को संबंधित वर्ष के लाभों में जोड़ेंगे।
जोड़ेंगे। नंबर 3, गैर व्यापारिक विनियोगों के लाभों को संबंधित वर्ष से घटाएंगे। संबंधित वर्ष के लाभ से बढ़ाएंगे। इसके साथ ही आता है आकस्मिक, जो असमय लाभ हानि है, इन दोनों में आ जाएगा। आकस्मिक लाभ हानि, सत्य का लाभ हानि भी हो सकती है, एक चीज है। इन तीनों का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। धन्यवाद।